बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। संसद के बजट सत्र का समापन हो गया है। कांग्रेस और शिवसेना सहित कुछ विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की बैठक निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। साथ ही संसद के बजट सत्र के लिए लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बजट सत्र में हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया, 17वीं लोकसभा के इस 8वें सत्र में सदन की कुल कार्य उत्पादकता 129% रही। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 13 विधेयक पारित किए गए। बजट सत्र के दौरान वित्त विधेयक 2022, इसके अलावा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक 2022 और सहित इनके अलावा 13 विधेयकों को लोकसभा से पारित करवा लिया गया। वहीं राज्यसभा की बात करें तो हंगामे की वजह से सभापति एम वेंकैया नायडू अपना पारंपरिक समापन संबोधन भी नहीं दे पाए। आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सभापति नायडू ने जैसे ही शून्यकाल आरंभ करवाया, कांग्रेस और शिवसेना सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने किसी घोटाले का जिक्र करते हुए, उसका उल्लेख करते हुए वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सदस्य आसन के समक्ष आकर वहां पर नारे लगाने शुरू हो गए। हंगामा बढ़ता चला गया। सभापति ने इन सदस्यों से कहा भी कि उनके आचरण से गलत संदेश जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सदस्यों से बार बार आग्रह किया कि वे अपने अपने स्थानों पर वापस लौट जाएं, हंगामा न करें, बात जो भी रखनी है शांति के साथ रखें, कार्यवाही को आगे बढ़ने दें। सदन में हंगामा जारी रहने पर नाखुशी जाहिर करते हुए नायडू ने कहा कि मैं इससे बहुत दुखी हूं। इस बार बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद में महंगाई का मुद्दा खूब उछला। विपक्षी दलों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते कई बार तो कार्यवाही को स्थगित तक कर देना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन सभापति ने एक दिन पहले ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए टाल दी। संसद सत्र के 2 चरणों के बीच 5 राज्यों में चुनाव भी संपन्न हुए, जिनमें 4 राज्यों में केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी ने ही जीत दर्ज की और संदेश दिया कि जनता उसके कार्यों से खुश है। विपक्ष लगातार सरकार पर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर निशाना साधता रहा, जवाब मांगता रहा। खैर, कामकाज के हिसाब से देखा जाए तो बजट सत्र बेहद सफल माना गया। वहीं दूसरी तरफ कई मुद्दों पर चर्चा से सरकार भागती भी दिखाई दी। आज चर्चा इसी पर। सवाल खड़े होते हुए कि बजट सत्र समाप्त, कैसा रहा कामकाज। जी हां, बजट सत्र एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कामकाज कैसा रहा, बड़ा सवाल। विपक्ष के सवाल, महंगाई पर सरकार ने क्यों नहीं दिया जवाब। संसद में रिकॉर्ड कामकाज, फिर क्यों मचा इतना बवाल। दिल्ली में निगम हुआ एक, विपक्ष कैसे हुआ फेल। राज्यसभा में 100 के पार, क्या अगले सत्र की रूपरेखा तैयार। विपक्ष का हंगामा या फिर हताशा, क्यों इतनी निराशा। 4 राज्यों में जीत, विपक्ष को महंगाई पर क्यों है इतनी टीस। एक दिन पहले सत्र समाप्त, क्यों महंगाई पर नहीं हुई बात। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ ऋषभ तिवारी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। हमारे साथ पिंटू यादव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है आपका भी। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ सर। जमकर हुआ काम, तो फिर विपक्ष क्यों हुआ इतना परेशान कौशिक साहब। 129% कामकाज इस बार के बजट सत्र में, लेकिन महंगाई पर बात नहीं हो पाई और एक दिन पहले ही सत्र की समाप्ति हो गई। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं और इस समय जो महंगाई का मुद्दा जिस पे देश त्रस्त है, सरकार को उससे नहीं भागना चाहिए था। रही कामकाज की बातें, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले सत्र की अपेक्षा ज़्यादा काम हुआ। पिछले सत्र में लगभग 106% के आसपास काम हुआ था, अब 129% हुआ। इसकी मुझे लगता है कि दोनों, सरकार को और विपक्ष को, दोनों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पिछला सत्र जो है, जो 12 सांसद हुए थे टीएमसी के और शिवसेना के, उसके हिसाब से पिछला सत्र बहुत अच्छा नहीं गया। बहुत सारे विधेयक पास होने थे लेकिन नहीं हो पाए किसी कारणवश, और बहुत लंबा धरना प्रदर्शन उसके लिए चला, क्योंकि जो मानसून सत्र में जो हंगामा हुआ था
और उसके बाद जब शीतकालीन सत्र हुआ तो उस पर राज्यसभा अध्यक्ष ने उस पर कार्रवाई की थी। खैर आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन मुद्दों पे मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए थी, पश्चिम बंगाल का मुद्दा है, पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो बीजेपी के मतलब का हुआ तो उस पर चर्चा हुई, सरकार के मतलब का था, चर्चा हुई उस पर। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर मुझे लगता है कि सरकार को भी समझना पड़ेगा कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर सड़कों पर थी और बड़े बड़े नेता जहां मुझे लगता है कि दिल्ली की सड़कों पर थे और मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट करने का प्रयास किया गया, ये सारी चीज़ें देश को याद है। तो उसी मुद्दे से आप भागेंगे जहां मुझे लगता है कि दर्जनों नहीं सैकड़ों रैलियों में नरेंद्र मोदी ने महंगाई को कोस करके कांग्रेस को गाली दी थी उस समय। यदि ऐसी स्थिति आज की स्थिति में है तो मुझे लगता है कि जनता जानना चाहती थी कि वास्तव में महंगाई का कारण क्या है, और उस पर बहस मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए थी। रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा, यूक्रेन का मुद्दा, रूस का मुद्दा, उस पर बड़ा अच्छे से सफाई दी, विपक्ष भी सहमत था उससे, सरकार ने जो कार्रवाई की और सरकार ने जो कदम उठाए, और मुझे लगता है कि देश की जनता भी सरकार का जो कदम रहा, जिस तरीके से तटस्थ की भूमिका भारत ने निभाई, उसमें सारे लोग मुझे लगता है कहीं कोई ऑब्जेक्शन की बातें नहीं थी। लेकिन मैं अपनी समीक्षा करूं शिल्पा जी, ये देश को समझना पड़ेगा कि रूस जैसा देश 30 दिन से ऊपर लगभग 40 दिन हो रहे हैं एक छोटे से देश को नहीं हरा पाया, तो उसका कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। इतना मजबूत वर्चस्व यूक्रेन ने कैसे स्थापित कर लिया कि जिस रूस के हथियारों के बल पर हम पड़ोसियों से लड़ने के लिए दम भरते हैं, वो रूस एक छोटे से यूक्रेन देश को नहीं हरा पाया। उसमें किस तरीके का हाथ था, किस तरीके की कूटनीतिक चालें चली गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जहां मुझे बिल्कुल कहने की बात इस पर स्पष्ट है कि ये हमें भी चौकन्ना होना पड़ेगा पड़ोसी दोषियों की अपेक्षा, क्योंकि जब जब युद्ध हुआ है हमारे देश से तब ऐसी स्थिति आई हैं, तो वो उन जो देश उनका सहयोग पीछे के पर्दे से करते हैं। मुझे लगता है कि रूस जल्दी से भांप गया उस बात को लेकर के। यदि यही युद्ध 5 साल बाद होता तो मुझे लगता है कि रूस मुझे 1 हफ्ते भी नहीं टिक पाता। तो ये सारी चीजें मुझे है कि सरकार को इस पे भी सोचना पड़ेगा। तटस्थ के बाद तमाम ऐसी चीजें आएंगी, जब युद्ध समाप्त होगा सारी चीजें शांति की तरफ आएंगी, तो एक अलग तरीके की दुनिया, अलग तरीके के गोट, अलग तरीके के संबंध भारत सरकार को भी देखने पड़ेंगे। क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि दुनिया जिस रास्ते पर पिछले 2 दशक से जा रही थी, यहाँ सवाल खड़े हुए हैं और कौन देश किसके साथ खड़ा हुआ ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो ये भी देश को समझना पड़ेगा। दूसरा ये नहीं कि हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है और श्रीलंका में क्या हो रहा है महंगाई को लेकर के हम उसका एग्जाम्पल दें और उससे बच निकले भारत सरकार, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। उस देश में और हमारे देश में बहुत अंतर है, और ये भारत सरकार को भी समझना पड़ेगा कि हम अमेरिका नहीं हैं, हम वो देश नहीं है जहां हमारी देश की जनता लगभग 80 करोड़ लोगों को जहां खाने के लिए राशन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में हम अफगानिस्तान को 50 लाख टन गेहूं भेजें, श्रीलंका को 40,000 टन चावल भेजें, पेट्रोल भेजें, डीजल भेजें, पैसे भेजें, दवाइयां भेजें, ये मुझे लगता है सरकार को एक बार के लिए सोचना पड़ेगा। अभी हम इतने ऐसी स्थिति में नहीं आए हैं कि हमें ये सब बांटने की परंपरा शुरू कर देनी चाहिए। इस बात के लिए मुझे लगता है कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं, एक सीमा होती है, लेकिन जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है, यदि ऐसी परिस्थितियों में भी हम बांटने की परंपरा रखेंगे जारी, तो क्या मिलेगा देश को और क्या मिलेगा सरकार को, इस बारे में भी जनता फिर जब त्राहिमाम एक तरफ कर रही है, दूसरी तरफ आप दूसरे हाथ से लगातार दिए जा रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए सर। जी बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे ही, मैं इससे शुरुआत करता हूं। और लोकतंत्र में सवाल उठने चाहिए, लेकिन सवाल किस बुनियादी मुद्दे पे उठ रही है इसका हमें विचार जरूर करना चाहिए, और सवाल कौन उठा रहा है इस पे भी गौर करना चाहिए, और उस सवाल से क्या निष्कर्ष निकलेगा इस पे भी ध्यान देना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे भारत के स्टैंड को लेकर कहा, इन्होंने भारत में चल रही समस्याओं को लेकर कहा, इन्होंने कहा कि अभी हम उस मुकाम पे नहीं हैं जो हम बाकी देशों को मदद कर सके, भारत को अमेरिका नहीं समझना चाहिए। तो मैं उसी पॉइंट पे आता हूं, बिल्कुल भारत को भारत ही समझना चाहिए, और इन लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत अभी उस मजबूत स्थिति में क्यों नहीं पहुंच सका था। और अगर इतने सालों के बाद भी अगर हम मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, सड़क बनाने, बिजली देने, इन बुनियादी चीजों पे अगर हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो ये कहां की विफलता है सर? इस पे किसने काम नहीं किया है सर? इस पे हमें सोचने का विषय है। और बिल्कुल हम अमेरिका नहीं है,
हम भारत हैं, भारत में हर धर्म का सम्मान है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, तभी हमारे यहाँ अतिथि देवो भव होता है। हमारे यहाँ पड़ोस, अंत्योदय सोच, एकात्म मानव की धारणा रहती है। अगर कोई तकलीफ में है तो उसके तकलीफ को हम महसूस करके मदद करने की हमारी संस्कृति है, और वो संस्कृति हम पालन करते हैं। ये वही लोग हैं शिल्पा जी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री चुनकर आए और जब वो बाहर विदेशों में गए और तुम इन्होंने कहा कि भैया सरकार के पैसे से विदेश घूम रहे हैं, आज उसी विदेश घूमने की कूटनीति के कारण भारत मजबूत स्तर पे खड़ा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक अलग पकड़ बना के खड़ा है, एक मजबूत स्टैंड है भारत का। अच्छा ठीक है, आपने मोदी जी का जिक्र किया, जरा मोदी जी के जिक्र के साथ मुझे याद आ गया ऋषभ तिवारी जी, ऋषभ तिवारी जी, कौन सा मजबूत स्टैंड है? अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, आपके देश का नुकसान करके आप क्या कर पाए उसके लिए? नहीं, कौन से मजबूत तंत्र की बात कर रहे हैं आप? चाइना बॉर्डर पर खड़ा हुआ है पिछले 2 साल से, आप किस मजबूत तंत्र की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सरकार ने अच्छे काम किए, लेकिन उस परिस्थिति में आप अभी भी नहीं है कि जहां आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बांटने की स्थिति में आप आ गए हैं। ऋषभ तिवारी जी, ये विपक्षी नेता नहीं आपसे सवाल कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, जिन्होंने आपसे ये सवाल किया। ये विपक्षी नेता नहीं थे, तो इन्हें विपक्ष पर नहीं बैठाया गया। लेट मी करेक्ट। नहीं लगा है, इससे पहले आपने सपा के नेता को संबोधित करवाया था, इस वजह से मैंने ये कहा है। मेरे आगे कंफ्यूजन है सर, मैं क्लियर कर देती हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक से मैंने सवाल किया था, उन्होंने ही जवाब दिया, उन्होंने ही ये सारे प्रश्न उठाए थे। और सिर सत्र पर भी बोल दीजिए, यानी कि जिन मुद्दों पर आपको कन्वीनियंस हुई उन मुद्दों पर तो चर्चा हुई, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दों पर जब विपक्ष ने मांग की, चर्चा की, बात की, तो एक दिन पहले ही समाप्ति हो गई। मैं पहली बात, महंगाई पे चर्चा से कौन भाग रहा है? हम महंगाई के मुद्दों को लेकर आते हैं, मेरी बात कृपया कंप्लीट होने दें। हम महंगाई के मुद्दों को लेकर आते हैं, ये हिजाब के मुद्दे को खड़ा करते हैं। हम विकास की बात करना शुरू करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम अंत्योदय सोच के साथ डेवलपमेंट को करेंगे, तो ये बात करेंगे जातिवाद की, कि ब्राह्मण खुश नहीं है, दलित खुश नहीं है। तो सर, हम इस देश में कब तक धर्म और जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देंगे? हम हमेशा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र रहा है, अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचे, अंतिम व्यक्ति का भला कैसे हो। तो आज वही अंतिम व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि भाई पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, कैसे रोजगार करने के लिए बर्दाश्त करने की कैसे ऑफिस जाए, दफ्तर कैसे पहुंचे, कैसे अपने घर बार चलाए, पूरा रसोई का बजट उनका बिगड़ चुका है। आज वही अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है। ये आपने अभी अपने मैं आपको बता रहा हूं, विपक्ष के, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि सवाल कौन कर रहा है और सवाल की गंभीरता क्या है, दोनों पहलुओं को देखने की आवश्यकता है। पहला विषय, जनता से जुड़े सवाल का जवाब हमारा देना अधिकार है और वो हम जरूर देंगे। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना आपका अधिकार है, आप करिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। उसमें जो हम सीख सकते हैं हम सीख के उसे सुधारेंगे भी अगर हमसे कहीं गलती है, लेकिन अगर केवल झूठी आरोप लगाएंगे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको आपके ही बुलेटिन में एक रिपोर्ट आपने दिखाया कि बजट मजबूती से पेश आया, और ये बजट किसान करने का बजट था। इस बजट में डिजिटलाइजेशन कैसे किया जाए, कृषि क्षेत्र में उसका बजट था। चाहे हम ड्रोन किसान की बात करें, चाहे हम ग्रीन कार्ड की बात करें, वो हर एक पहलू को हमने इस बजट में मजबूती से पेश करने का काम किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम जनता के लिए राजनीति करें तो हमें पॉजिटिव चीज भी दिखेगी। हम भी विपक्ष में रहे थे, सबसे ज्यादा अनुभव हमें विपक्ष में रहने का रहा है, लेकिन हम कभी भी सत्ताधारों के साथ विपक्ष में थे, मोदी जी कहा करते थे कि भाई गरीब की मां देखिए किस तरह से महंगाई इतनी हो गई है कि आंसू पीकर सोने के लिए मजबूर है, और आज जब सरकार में है, महंगाई अपने चरम पर है, तो आज आप लोग आगे मुंडे बैठे हैं, तमाम तरह के कारण गिनवा दिए जाते। चलिए ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहे। सुभ्रांश राय, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभ्रांश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सुभ्रांश जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? बजट सत्र में भी देखिए 129% काम हुआ, जबरदस्त काम हुआ। 4 राज्यों में इस दौरान बीजेपी की सरकार भी जनता की मोहर से जीत कर आई, चुनकर आई। विपक्ष क्यों इतना परेशान हो रहा है? महंगाई का अगर मुद्दा होता, लोग अगर चान होते, तो जीतने कहां देते इनको? शिल्पा जी, 4 बातें सिलसिलेवार है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे, पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, तारीफ करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, मोदी 1.0 में बड़ी सारी उनकी अच्छी विदेश नीति थी और पूरी दुनिया घूम कर आए। ये बताइए कि सारे भ्रमण के दौरान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों ने क्या बिगाड़ा था कि आज
आज अगर हम बात करें 7 अप्रैल 2022 को शाम को 7:00 के, तो तेल की कीमत बढ़ाने का अधिकार आपको किसने दिया? आपको सरकार ने। आपको साधारण लोगों के किचन में यूज होने वाला गैस सिलेंडर को बढ़ाने का अधिकार किसने दिया? आप तो सत्ता में बैठे हैं। रोड से चलने वाले लोगों को 30 रुपए प्रति किलोमीटर का टोल देने का अधिकार आपको किसने दिया? आप तो लोगों के लिए आए थे कि हम अच्छी सड़कें बना रहे हैं और लोगों का जीवन अच्छे सुधारेंगे। जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं, उन किसानों के खेतों में यूज होने वाला यूरिया और डाई की कीमत आपने रातों बढ़ाकर कौन से किसानों का कल्याण किया? सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे हैं, उन बुजुर्गों के दवाई के खर्चे को थोड़ा मोड़ा नहीं 27% आपने बढ़ा दिया। उसके लिए आपको किस शब्दों में धन्यवाद कहा जाए? और मजेदार बात और थोड़ा सा और आपको बताता हूं, जिस देश का 22 में व्यापार घाटा 192.08 बिलियन डॉलर, आसान हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करूं तो अंबानी और अडानी की मिली दौलत के बराबर का व्यापार घाटा इस साल आप लेकर चल रहे हो। आप बताइए इन शर्तों में कहां से आप 135 करोड़ लोगों का उद्धार कर पाओगे? क्या आपके पास सिर्फ एक एजेंडा है? आपने बिल्कुल सही कहा, आप बहुत लंबे तक विपक्ष में रहे। आज 7 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी सरकार को बताया कि सर, स्कूल के किताबों की कीमत बढ़ गई है, स्कूल की फीस बढ़ गई है, चलिए 3 रुपए किलोमीटर का आपने टोल बढ़ा दिया है, चलिए 110 रुपए लीटर का आपने पेट्रोल कर दिया है, चलिए 100 रुपए लीटर का आपने डीजल कर दिया है, चलिए आपने रोज रात उठकर आप देखिए 70 रुपए किलो और 80 रुपए किलो का आपने सीएनजी कर दिया है। अरे सर, पिछले 2 सालों में कोरोना के दौरान व्यक्ति की इनकम घटी है, नौकरी करने वालों को उनके कंपनियों ने सैलरी काट के दिया है, छोटे व्यापारियों का धंधा बंद हो गया है और आपकी महंगाई के कारण उनके घर का खर्च 10-20% नहीं 60% बढ़ा है। आपको अंदाजा है कि आज दिल्ली में सब्जी कितने रुपए किलो मिल रही है? आपको अंदाजा है कि छोटा सा नींबू जो गर्मी में नॉर्मल आदमी पानी में डाल के पीता था, नवरात्र का व्रत चल रहा है मेरा पूरे दिन का, आज 5वां दिन है 9 दिन में आदमी गार के पीता था, 250 रुपए किलो है दिल्ली में। आपने अपने पूरे जन्म में या पूरे कार्यकाल में, सर माफी के साथ ये कहना चाह रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे देश से मैं जानना चाहता हूं, किसी व्यक्ति ने 250 रुपए खरीदा था? ऋषभ तिवारी जी बता दीजिए, अगर आपके पास बहुत फिर आप लोग कह देते हैं कि भाई देखिए 4 राज्यों में हमें चुनकर जनता ही तो लाई है। शिल्पा जी 10 सेकंड और जल्दी से सर, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। और एक और अच्छी बात, ये जो बार बार आप कहते हो 4 राज्यों में सरकार जीता हूं, बिल्कुल जीते हो, इस बात के लिए आपको हम बधाई देते हैं, लेकिन सरकार बनाने का मतलब और चुनाव जीतने का मतलब ये तो नहीं है कि आप 135 करोड़ लोगों की जेबों पे डाका डालोगे। ठीक है, दीजिए ऋषभ तिवारी जी जल्दी से। प्रमोद गोस्वामी और पिंटू यादव भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनका भी रुक करना होगा। बिल्कुल जी, नहीं शिल्पा जी, मैं बिल्कुल शांति से इनके सारे बातों को सुना, उम्मीद करेंगे कि बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। पहला विषय, इन्होंने कहा कि 4 राज्यों में आपने चुनाव जीता, उसकी बधाई, लेकिन जनता पे आप जुल्म करने का आपको हक नहीं है। जनता ने हमें कुछ सोचकर ही वोट दिया है। जनता ने, आपने गैस सिलेंडर, पेट्रोल, सब्जी, सारे विषय उठाए। जनता भी जान रही है कि 18,000 गांव में बिजली कब पहुंची। जनता भी जान रही है कि कोरोना जैसे महामारी में जो मजदूर तबके के लोग थे, उनके घर में फ्री राशन किस सरकार ने पहुंचाने का काम किया। जनता भी जान रही है कि आज तक रेडी ठेले के बारे में पेंशन की किसी ने चिंता नहीं की थी, उसकी चिंता किस सरकार ने किया। जनता भी जान रही है कि गांव में पिछले कितने सालों में बाकायदा लाइब्रेरी से लेके प्रमुख जिसको मेडिकल टेस्टिंग सेंटर बोलते हैं वो नहीं खुला था, उस किस सरकार ने खोल के दिया। जनता भी जान रही है बाल विकास योजना के तहत गरीब ऐसे अनाथ बच्चों, अरे तो भाई आप सरकार भी है, आपका तो फर्ज है ना ये, आपको तो ये करना ही है। किसने किया? जनता की सेवा के लिए आप दावा करते हैं ना, हम आए हैं, आरोप पे मैं जवाब दे हम रहा हूं, राज करने नहीं आए, जनता की सेवा के लिए। तो फिर अगर जनता के सेवक हैं आप लोग, तो ये तो आपको करना ही था। तो क्या इनकी कीमत वसूलेंगे महंगाई के रूप में अब आज की तारीख में लोगों से? मैं कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं, तो जनता का सेवा करने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं तो आप भी अपनी चिंता कीजिए कि बुनियादी सच मुद्दों को उठाएं, वरना ऐसे ही विपक्ष में पिंटू यादव जी, जाएंगे। सर पिंटू यादव जी विपक्ष में है,
चिंता करते हुए लोगों के भलाई के मद्देनजर से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन सर उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव बीजेपी के समय हुआ करता था, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी। क्या मानते हैं आप, क्या लगता है कहां कमी रह जाती है? कांग्रेस भी प्रदर्शन करने में लगी हुई है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, पूरे चुनाव में आप लोगों ने भी महंगाई का मुद्दा उठाया, फिर भी नहीं जीत हासिल हो पाई, फिर भी बीजेपी जीत के आ गया राज्यों में। देखिए शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार है, जनता ने जिनको चुना है, वो ये मानते हैं कि 135 करोड़ की चुनी हुई सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो एक पार्टी लेबर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके हिसाब से काम करने वाली सरकार है, क्योंकि जितने भी बिल आए हैं, जितने भी सरकार ने बिल पास किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे थे, और चुनाव में पास करने वो जो बिल पास हुए हैं उन पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में फायदा होगा। इसलिए इस मुद्दे पर कोई बात करने का कोई औचित्य नहीं है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई जो ये बता रहे हैं ऋषभ जी कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, आप विकास करने के लिए चुने गए हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप टैक्स ले रहे हैं, तो आपको 100% जनता की जवाबदेही आपके प्रति पूरी तरह से होगी। और आप ये नहीं कह के बच सकते कि हमने इतना कर दिया, हमने इतना कर दिया। तो इसका मतलब है आपने अगर बिजली पहुंचाई, आपने अगर गैस सिलेंडर फ्री बांटा, आप राशन बांट रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है व्यक्ति की कमाई 2% बढ़ रही है और महंगाई आप 56% बढ़ा दे रहे हैं। और जो केसीसी का ब्याज दर है, जो किसान है, वो 4% से बढ़ा के आप 12% कर दे रहे हैं। डीएपी आप 150 रुपए बढ़ा दे रहे हैं। जो 2014 में कर्ज था देश के ऊपर, जो कर्ज था उसमें जो है 2022 तक 83% का बढ़ा है। आप देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? दूसरा श्रीलंका बनने के तैयार मुहाने पर खड़ा है देश, और देश में जो है महंगाई इतनी भयंकर बढ़ रही है। अब 2014 से पहले 123 डॉलर प्रति बैरल तेल हुआ करता था, तब हमारे यहाँ पेट्रोल 76 रुपए था। अब 106 रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, 106 रुपए प्रति बैरल ये 2022 में जो है तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इनका डीजल और पेट्रोल 100 के पार है, 120 है। बताइए किसान जाए तो जाए कहाँ? कृषि प्रधान देश कहते हैं भारत देश को। अब किसान करे तो करे क्या? 10 रुपए 9 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल पे बढ़ चुका है, और सीएनजी 9 रुपए बढ़ चुकी है। गरीब आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार है उस पर सबसे ज्यादा लोड है। किसान की जो है फसल का दाम सही नहीं मिल पाता, और जो अड़ाती है जो बड़े व्यापारी, ऐसे में विपक्ष कोशिश करता है कि भाई जनता की आवाज बना जाए, इस मुद्दों को उठाया जाए, तो फिर सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि भाई चुप रहिए, देखिए नतीजा क्या आया है, जनता कुछ परेशान नहीं है, कहाँ है महंगाई। ये सब तो जो हो रहा है इतना तो जायज होता ही है, क्योंकि अन्य तमाम डेवलपमेंट्स के काम भी तो हम लोग कर रहे हैं। ऐसे में सर करें तो क्या करें? एक तरफ बजट सत्र जिसमें 129% काम हुआ, तो दूसरी तरफ महंगाई के मुद्दे पर बात ही नहीं हो पाई। देखिए जो जेन्युइन मुद्दे हैं, हाँ। जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उस पर ये बात नहीं, ये भागने वाले लोग हैं, ये बात करने वाले लोग नहीं है। ये जनता को गुमराह करके अपना फंडामेंटल जो चला। जल्दी से एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूं, उनसे मैंने सवाल किया था। गोस्वामी जी, मना है कि संसद हमारी जन समस्याओं को लेके मुद्दों पर बात करती है, और ये अच्छी बात है कि इस बार संसद में कामकाज ढंग से हुआ। हाँ। या उसके जो सरकारी कामकाज था वो उन्होंने कर लिया। लेकिन इस समय देश बुरी तरीके से त्रस्त है महंगाई से। सरकार का ये नैतिक दायित्व था, ये जिम्मेदारी है कि कम से कम वहाँ उस पर वो एक वक्तव्य देती, उस पर अपना पक्ष रखती, उसको हाँ। कहना चाहिए था। हाँ। विपक्ष ने भरपूर कोशिश की, इसी मुद्दे को लेकर सरकार को बराबर घेरती रही, लेकिन सरकार इससे बचती रही। ये ठीक है कि सरकार को अपने काम करने थे, लेकिन विपक्ष की या जनता की आज स्थिति शिल्पा जी ये है कि गरीब की तो बात छोड़ दीजिए, मध्यम और जो मध्यम से ऊपर भी थोड़ा है। हाँ। वो भी महंगाई से बुरी तरीके से त्रस्त है। अरे सपा के जो सदस्य उन्होंने ये बात कही कि नींबू 250 रुपए
वाकई में ये मतलब मैंने 60 वर्ष हो गए होंगे, मैंने कभी नींबू जैसी चीज वो रुपए में मिला है लखनऊ में। नींबू, एक नींबू, और वो भी छोटा सा नींबू। तो जो महंगाई की ये चरम पर है, पेट्रोल का बुरा हाल है, दाल का बुरा हाल है, आटे का बुरा, तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर कम से कम अपनी स्थिति तो स्पष्ट करनी चाहिए थी कि आखिर क्या वजह है। दूसरी बात जो अभी हमारे तिवारी जी ने, भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय जो दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा का है उसको अंतिम तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य है। तो आज तो अंतिम विकास जो मध्यम वर्ग जो गरीबी से ऊपर रेखा पे है उस पर है। बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है, खाना मुश्किल हो गया है। किसी का अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको आज चाय पिलाना मुश्किल हो। तो ये स्थिति सरकार को, पहली बात तो मेहमानों का आना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर से निकलने से पहले एक बार को सोच में पड़ जाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर भी सोचना पड़ता है। सर ठीक है, अच्छी बात है, बजट सत्र में इस बार जमकर काम हुआ, लेकिन सर बार बार घूम फिरकर सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में, जिसने पंक्ति की अंतिम व्यक्ति को आज की तारीख में उसकी नींद तक उड़ा दी है, उसे चैन नहीं आ रहा है, उसका पूरा बजट बिगड़ चुका है, वो है महंगाई का मुद्दा। उस मुद्दे पर बात नहीं हुई सर, और विपक्ष जब कोशिश करता है बात करने को तो चुप करा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि भाई आपके तो अपने एजेंडाज हैं, विपक्ष का तो काम ही है नुक्स निकालना, वो तो आप निकालते ही रहेंगे। लेकिन देखिए दूसरी तरफ जनता अगर हमें वोट कर रही है तो कहाँ वो परेशान है। ऐसे में सर जनता की फिर सुनवाई कैसे होगी? जब जनता की नहीं सुनी जा रही, विपक्ष की नहीं सुनी जा रही, तो फिर सुनी किसकी जाएगी? देखो, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है उसमें कि पहले कोई भी योजना आप लाते हैं उससे पहले कम से कम बजट का तो इंतजाम कीजिए। बजट आपके पास है कि नहीं, और नहीं है तो कहां से आप लेके आएंगे। और आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जब कोई घर भी चलाता है तो एक संतुलन रखता है कि मेरी आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है। यही सरकार का काम है। आपने तमाम योजनाएं बीजेपी के प्रवक्ता ने गिना दी, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसी स्थिति में देश नहीं है अभी। आप ये बताइए कि जिनकी आमदनी घट गई हो, जिस देश की जनता की, और महंगाई के कारण उसके खर्चे बढ़ गए हों, और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हो कि साहब हम हवाई जहाज में आपको उड़ाएंगे, कैसे काम चलेगा? आप सरकार का काम है कि कम से कम आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाए रखना। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा शासन कहलाता है। अब आप ये कहें साहब हमको तो वोट मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन एक समूह आपको किसी उम्मीद में आपको वोट कर रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है कि नहीं? आपने बहुत सारी चीजें ऐसी, क्या आपने समीक्षा की कि 80 करोड़ लोग इस देश के राशन पर निर्भर हैं? कब तक राशन पर निर्भर हैं? 2.25 लाख करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं उस पर, राशन पर। अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन ये कब तक चलेगा? कहां से आप लेके आएंगे? और वही बीजेपी तमाम निम्न परिवारों को तो मिल जाता है, सरकार योजनाएं पहुंचा देती है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों का क्या? वो तो हमेशा से पिसता आया है, अभी पिस रहा है। आप कोरोना काल में आप देख लीजिए, मध्यम फैमिली को क्या मिला? हाँ। गरीबों को तो राशन मिल गया, लेकिन मध्यम को तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी आपका वोटर मध्यम ज्यादा है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि आप ऊपर सोच रहे हैं और नीचे सोच रहे हैं, बीच वाले को ये आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी स्थिति इस समय चल रही है देश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को लेकर लें, कोरोना को लेकर के कहें, है, सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन आप कैसे बनाएंगे? ये काम आपका है, आपके अफसरान का है। आप पीएम साहब जब मीटिंग लेते हैं तो आप ही के विशेष सचिव कहते हैं कि साहब कहीं श्रीलंका न बन जाइए। तो इतनी बड़ी जब खुल के बात हो रही है और आंख बंद करके सरकार नहीं बैठी है, पीएमओ के पास सारी सूचनाएं रहती हैं, हाथ में नहीं सारा है, सब कुछ है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ। जीएसटी में आप डीजल पेट्रोल क्यों नहीं लाते? हाँ। आप बता, डीजल पेट्रोल की महंगा होने से सारी वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। हाँ। सारी चीजों पे डेफिनेटली। यार दूसरा, हाँ। आपने कहा कि जीएसटी लाएंगे, हाँ। सारे इसमें एक जैसे रेट हो जाएंगे। हाँ। मैंने तो अभी 4 दिन पहले नोएडा में देखा कि एक मॉल में ही आप देख लीजिए, रेट कुछ है, इस पे उस पे कुछ है, एक ही कंपनी है। आप पानी की बोतल ले लीजिए, बाहर रोड पर लेंगे तो 15 रुपए की है, 5 स्टार में लेंगे तो 250 रुपए की बोतल है। आप रेस्टोरेंट में पेप्सी की बोतल लेंगे 65 रुपए की है, बाहर लेंगे तो 15 रुपए की है। कहां एक रेट हो गई? आपने जीएसटी लाने के बाद, और इसकी समीक्षा कौन करेगा?
सरकार करेगी ना। क्या सरकार के पास इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिस ठीक है, विश्वास यानी कि के 100 साथ बात आप की एक बात, ऋषभ तिवारी जी, अगर पेट्रोल डीजल के दामों पर कंट्रोल हो जाए तो महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है। हाई होने की वजह से अन्य तमाम दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं, वो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है सर? और क्या आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है? इज इट अनकंट्रोलेबल? या आपकी जनता पूछेगी ना आपसे, सर चुनाव से पहले क्यों इतने दिनों तक रोके रखे गए थे रेट्स? क्या उस समय भी आपके हाथ में था? तो आज क्यों नहीं है? और अगर आज नहीं है तो उस समय कैसे था? मैम, सबसे पहले इतनी उत्तेजना से बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सबकी बात को शालीनता से सुना है और मैं उम्मीद करता हूं केवल आरोप लगाना, सवाल खड़ा करना यही मकसद नहीं होना चाहिए। जवाब भी शांति से सुनना एक लोकतंत्र की खूबसूरती होनी चाहिए। सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अब मैं जवाब देता हूं हर एक मुद्दे। बिल्कुल मैम, उम्मीद करूंगा कि न्यूट्रल डिबेट को लेकर आप चलेंगे जी। अब मैं एक पॉइंट पे आता हूं। यहाँ पे काफी प्रवक्ताओं ने एक विषय को उठाया, वो विषय है महंगाई, नींबू के दाम, आटे के दाम, सरसों तेल के दाम, दाल के दाम। बेशक दाम में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, अगर हाई है तो लो भी होता है, एक दो दिन किसी दिन हाई होता है तो तीसरे दिन लो भी होता है। लेकिन देखने का विषय यह है, जो सवाल खड़ा किया गया कि जनता के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, जब एक मिडिल क्लास परिवार की बात हो रही है, मैं मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, और एक मिडिल क्लास परिवार पे सबसे ज्यादा मार तब पड़ती है जब एक मिडिल क्लास परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और एक झटके में सेविंग किया हुआ 5 से 3 से 2 से लाख 1 लाख रुपए तक जब घर से निकल जाता है, तब वो 2-2 रुपए 5-5 रुपए जो वो सेव करके जमा करता है, वो पैसे जब पॉकेट खाली होते हैं तो उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता है। और उस दर्द पे मरहम लगाने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी के आयुष्मान योजना ने काम किया है, और 5 लाख तक लोगों का सेव करने का जीता जाता एग्जाम्पल अनेक लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के साथ हाथ में हाथ मिला के वोट देकर उन्हें पुनः सत्ता में इस योजना के तहत बैठाने का काम किया है। हम यहाँ पे महंगाई पे चोट करते हैं, हम यहाँ पे महंगाई पे लोगों को मरहम लगाने का काम करते हैं। और दूसरी बात पे मैं आता हूँ, पेट्रोल के बात पे आता हूँ, मैं डीजल की बात पे आता हूँ। पेट्रोल और डीजल के दाम सच कड़वा होता है, स्वीकार कीजिए, वरना विपक्ष में बैठे हैं और ऐसे ही आप बैठे रह जाएंगे। सच सुनने की क्षमता रखिए आप। अब मैं पेट्रोल डीजल पे आता हूँ। हम वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है जो सच से भागे। सुन लेते हैं, तिवारी जी बोल रहे हैं, जवाब सुन लेते हैं। सर सवाल अपने खड़े किए थे, जरा जवाब जैसे महामारी में भी हमने देश के जीडीपी को 8% तक ले जाने का काम किया है। हम उस लोकतंत्र के देश में रहते हैं जहां विपक्ष को बोलते हैं आइए टेबल टॉक करते हैं, लेकिन टेबल टॉक डेवलपमेंट का होना चाहिए। टेबल टॉक आपके आंतरिक काम को रिजॉल्व कराने का नहीं होना चाहिए। जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट, प्रो डेवलपमेंट की, तो ये बात करेंगे हिंदुइज्म की। जब हम बात करेंगे ये किसान बिल पर डिस्कशन करते हैं, तो ये बात करते हैं कि हम कैसे किसानों को तोड़े और खालिस्तानों को कैसे सपोर्ट करें। तो कौन देश को किस रूप में ले जा रहा है, कौन जनता को भ्रमित कर रहा है? विपक्ष का काम केवल सवाल खड़ा नहीं होता है, विपक्ष का काम सरकार को अच्छी नीतियों को सुझाव देकर उसमें ताल में ताल मिला के चलना भी होता है। तो मैं बार बार इस बात को कहूंगा, विपक्ष में सबसे ज्यादा रहने का अनुभव किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन हमने कभी भी अपने संस्कृति को, अपने मर्यादा को खोने का काम नहीं किया। हमने सरकार को प्रोडक्टिव सोच के साथ लेकर चले हैं। हम उस भेजने का भी तो काम किया था ना बीजेपी ने। विपक्ष में जब आप थे, आपने भी वही सारे टेंट्रम्स फॉलो किए थे जो आज की तारीख में अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। चूड़िया किसने भेजी थी महंगाई के मुद्दे पर? गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़ने शुरू हुए थे, आप लोगों ने घेरा था ना सर। इसलिए मैं सीधा सा तिवारी जी बस इतना बता दीजिए, क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ सकता है या नहीं? आप ही से पूछती हूँ, पेट्रोल डीजल सबसे बड़ा मुद्दा। हमने अगर विपक्ष में रह के सिलेंडर पे सवाल खड़ा किए थे, प्रमोद जी आ रही है, एक सेकंड सर, सिलेंडर बैठने वाली माता जी कहाँ चली गई? एक सेकंड आ रही हूँ। मोदी जी ने बड़े संसद में कहा था, मैं इस बात से कतई नहीं मुकर सकता हूं कि जो भी सरकार रही है उन्होंने किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया। हर सरकार ने कोई ना कोई अच्छा काम किया है और हम सबको समर्थन करते हैं। लेकिन अब विपक्ष की परिभाषा क्या हो गई है? केवल संसद में हंगामा खड़ा करना। आप किसके विकास की बात करते हैं? ट्राइबल के लिए किसने सोचा? ये अटल जी की सरकार थी जिसने, अरे अगर विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? संसद में विपक्ष यही तो कहता है कि हम चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन जब चर्चा नहीं होती है तो फिर उन्हें हंगामा करना पड़ता है। चलिए ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। प्रमोद गोस्वामी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बोलिए गोस्वामी साहब।
मैं आदरणीय तिवारी जी से बहुत विनम्रता पूर्वक एक चीज़ सिर्फ जानना चाहूँगा। आपने आयुष्मान योजना, हवाई अड्डे, सड़कें, क्या नाम, सारी चीज़ें आपने विकास को ले जाके जीडीपी आपने बढ़ा दी, हवाई अड्डे बढ़ा दिए, आयुष्मान में लोगों का इलाज फ्री कर दिया। ये बताइए, जब आदमी जिंदा रहेगा तभी तो ये चीजें देखेगा। जब आदमी भूखों मर जाएगा तो तो आयुष्मान की जरूरत क्या पड़ेगी, हवाई अड्डे की जरूरत क्या पड़ेगी, सड़क की क्या। तिवारी जी विनम्रता, एक मैं नाराजगी में नहीं, पहले बात सुन लीजिए तिवारी जी, आप भी शिष्टाचार सुन लीजिए। मैंने भी आपकी बात ध्यान से सुनी है। मैं तिवारी जी सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि महंगाई बेताशा बढ़ी है, आम आदमी मध्यम वर्ग का जीना दूभर हो गया है, बच्चों का पढ़ाना मुश्किल हो गया है, किताब लेना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में आपको ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ये सरकार को जवाब देने में संसद में क्यों परेशानी हो रही है? आप इसका जवाब दीजिए या इसको स्वीकार करिए कि महंगाई बेताशा बढ़ी है। स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, सड़कें हुई हैं, हवाई अड्डे हुए हैं, उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत हो रही है। शिल्पा जी बोलिए सर, बोलिए। शिल्पा जी, मैं एक चीज और याद दिला दूं। जरा से प्याज के दाम बढ़ गए थे, सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी गले में प्याज डाल के संसद के भवन वहां पर आपको एंकर से लड़ाई करनी है या फिर आपको सवालों के जवाब देने हैं? एक सेकंड ऋषभ तिवारी जी, मेरे से बात कीजिए, वहां पर उपस्थित कैमरामैन से बात करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर ऑन एयर, यू आर ऑन स्क्रीन, देन टॉक टू मी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूं सर, और अगर वरिष्ठ पत्रकार है, वो एजेड है, एक सेकंड, प्रवक्ता की तरह कौन बात कर रहा है? मैं जनता की प्रवक्ता हूं ना। पेट्रोल डीजल की कैसे कर सकती है कि जवाब नहीं देंगे? कौन जवाब नहीं दे रहा? आप ये कैसे कर सकती है कि हम जवाब नहीं देंगे? हमने जवाब दिया है लोकतांत्रिक तरीके। अरे बोला किसने है? पहले आप ध्यान से सुनिए। जब दोनों ईयरपीस आप बाहर निकाल कर बैठेंगे, अन्य लोग क्या कहेंगे? आपको सुनाई नहीं देगा तो जवाब क्या देंगे आप? ऋषभ तिवारी, पहली बात तो अहंकार छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए। जिस तरह से अरे ऋषभ तिवारी जी, अभी बच्चे हो तुम, अभी बच्चे हो, बच्चे की तरह आराम से करो, प्रवक्ता हो, ठीक बात है, लेकिन आप जहां सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। वो ठीक है, जो आप गिना रहे हो वो सब गलत गिना रहे हो। आप जो डिफाइन कर रहे हो 100% गलत है, कोई कहने का मतलब ही नहीं है उसका। क्या आप कह रहे हैं उसके लिए? आप किसी लोग को सुनना नहीं चाह रहे हो, आप सब अपनी अपनी गिना रहे हो। वो सब भूल गए 2014 से पहले, समझ गए 2014 से पहले भूल गए आप। शीला दीक्षित सरकार थी, आलू और प्याज पे आपने गिरा दी थी सरकार। डिबेट नहीं कर सकते, डिबेट मत करिए, छोड़िए, जाइए, आप डिबेट मत करिए। आप सवाल जवाब आराम से नहीं कर सकते हैं। हार गए आप, क्यों जनता ने आपको वोट नहीं दिया? क्यों आपके आरोपों को 19 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। 19 करोड़ लोग नहीं है क्या आपको? अरे आपको कुछ परसेंट लोगों ने वोट दे दिया। अरे आप बेलगाम हो जाएंगे क्या? आप बेलगाम हो जाएंगे क्या? क्यों आप पागल की बातें करते हैं आप लोग बैठ के? 4 राज्यों की सरकार आ गई तो बेलगाम आप होंगे। कौशिक साहब, बहुत चतुराई के साथ प्रमोद गोस्वामी जी ने, वरिष्ठ पत्रकार है, ऋषभ तिवारी से जो सवाल पूछा था निकाल दिया। जब सवाल सुना नहीं, अब जवाब क्या देंगे? महंगाई को लेकर वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने उनको 10 सेकंड फालतू क्या दे दिए? आपको मिर्ची लग गई? ये कैसे चैनल पे बैठ के कर सकती है कि जवाब नहीं देती है? आप ये कैसे कर सकती हैं? अरे जवाब नहीं देते हैं? किसने बोला जवाब नहीं देती है? ये तो बताइए, यहाँ बोला किसने जवाब नहीं देती है? आप या तो एक पैनलिस्ट की तरह एंकरिंग करा लें या फिर आप एक न्यूट्रल एंकरिंग करें। ऋषभ तिवारी, सरकार को लेकर आप इसे जवाब मांगा जाएगा ना, और सरकार ने जवाब सदन के अंदर नहीं दिया। संवैधानिक तरीके से जवाब दिया है, लेकिन दुख होता है, दुख होता है कि अगर कोई डिबेट, एक दुख होता है आप जैसे लोग जब जीतकर आ जाते हैं और इस तरह से अहंकारी रुख अख्तियार करते हैं ना, दूसरों को सुनने की जहमत तक नहीं उठाते और कहते हैं कि विपक्ष अगर ऐसे ही करेगा तो हमेशा वो विपक्ष में रहेगा। तो सर वाकई में दुख होता है। चलिए ठीक है, जनता ने फैसला लिया है, ठीक है सर, आप लोग जो इतना अहंकारी हो रहे हैं ना, उसे जीत के आधार पर ना, ठीक है सर। लेकिन दुख होता है जब एक पत्रकारिता के अंदर, पत्रकारिता मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है सर। आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस टू यू, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। पुट इट इन योर पॉकेट, पुट इट इन योर पॉकेट। अगर आपको सवालों के जवाब नहीं देने हैं, यू मे गो, यू मे गो, यू मे गो। अगर आपको सवाल चुप रहे हैं तो यू मे गो। आपको लग रहा है
पत्रकारिता ऐसे नहीं होती है। सवाल यू नहीं, मे गो, आपको जवाब यू आर चुभ रहे फ्री, हैं, यू मे आपको गो। सच्चाई चुभ रही है। सुधांश राय, आप प्लीज सच्चाई ऋषभ तिवारी जी का सुनना वॉल्यूम नहीं डाउन किया चाहती जाए। हैं। दिक्कत ये है, वॉल्यूम डाउन। आपको सवाल अहंकार आप अपनी पॉकेट में रखिए, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पत्रकारिता सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सुधांश राय, जवाब दीजिए सर। पक्ष के सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। महंगाई का मुद्दा तो उन्हें लग ही नहीं रहा कौन महंगाई का मुद्दा है। चिंता जी, मैं आपके सवालों का इन्होंने जो खड़ा किया था जवाब देता हूँ। बोलिए सर। इन्होंने चुनाव जीता, इसका मतलब ये नहीं है जो लोगों के अंदर से खून और उनकी किडनियां बेचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ी उन्होंने बात कही, हमने ने कोरोना काल में भी लोगों को राशन दिया 5-5 किलो। तो मैं आपको थोड़ा जानकारी शेयर करता हूँ कि पिछले 7.5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने 25,31,000 करोड़ 25,31,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ तेल से कमाया है, पेट्रोल और गैस से। हाँ, और इस देश में 22 करोड़ परिवार रहते हैं, ये भारत सरकार का डेटा है। तो एक परिवार ने एवरेज 1,05,000 रुपया टैक्स दिया है। किसी भाजपा के प्रवक्ता के अंदर अगर हिम्मत है तो ये जवाब दे कि 5 किलो राशन अगर आपने 2 साल दिया है या 1.5 हिम्मत नहीं है सर। हिम्मत होती तो जवाब दे देते, नहीं ये हिम्मत उनके अंदर। एक क्विंटल अनाज की कीमत क्या 1 लाख रुपए से ऊपर और जनता देख रही है, जनता देख रही है किस तरह से डिबेट छोड़कर भागने के लिए तैयार है, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर सवालों के जवाब नहीं है। जब सवाल पूछा जाता है तो पत्रकार पर सवाल खड़े कर देते हैं, एंकर पर सवाल खड़े कर देते हैं, तमाम तरह की योजनाएं गिनवा देते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम, नींबू का दाम, छोड़ दीजिए पेट्रोल डीजल, नींबू का दाम वो कहाँ आसमान पर पहुंच रहा है, उससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है सर, आपके पास लौटती हूँ, और भी मेहमान जुड़े हुए जल्दी से। पिंटू यादव जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगी सर, बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, 10 सेकंड्स यू आर हैविंग। देखिए शिल्पा जी, जो जनहित के मुद्दे हैं सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती, उनके नेता और प्रवक्ता बात ठीक है नहीं पिंटू जी, करना 1 चाहते, सेकंड, वो 10 सेकंड और चाह रहे ऐसे दिखाते हैं, हैं समाप्त करने जैसे के लिए 10 आपके सेकंड और चाह रहे हैं। ये चैनल प्लीज पिंटू जी 10 सेकंड और। ठीक है। दूसरी बात वो बता रहे थे कि देश के लोगों का हमने आयुष्मान योजना में इलाज किया है। इस भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावों को शर्म नहीं आती। जितने भी हवाई जहाज के अड्डे बने हैं वहाँ 2500 रुपया कोरोना टेस्ट के नाम पे और 3500 रुपया कोरोना टेस्ट के नाम पे ले रहे थे। स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन की पार्किंग मैडम 150 रुपए की हो रखी है। शर्म नहीं आती इनको? बात करते हमने इलाज किया, बिल्कुल सही किया आपने सुविधा दी, लेकिन देश के कुछ चंद 1 2 4 5 गिने हुए उद्योगपतियों को, बाकी देश। सर ऋषभ तिवारी जी ना आपके सवाल को सुन रहे हैं और ना ही वो इंटरेस्टेड है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। उन्होंने एयरफोन अपने दोनों निकाले हुए हैं, बस नाम के लिए बैठे हुए हैं, कभी भी उठकर जा सकते हैं। पिंटू यादव जी, अब कैसे आप जनता के मुद्दों को उठाएंगे? सरकार का अगर यही रुख रहेगा तो, चाहे वो सदन हो चाहे वो सड़क हो। देखिए शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दुख यही है। हाँ। लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार को सवालों को सुनना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। हाँ। वो जनता हो, नेता हो, कोई भी हो, उसके सवालों का जवाब जनता सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार के जब प्रतिनिधि भागेंगे, जनता के सवालों से बचेंगे, एंकर के सवाल उनको ऐसे लगेंगे कि प्रवक्ता के सवाल हैं, विपक्ष के प्रवक्ता है, जो है पूरी तरह से हास्यास्पद लगता है। हाँ। इस तरह की बातों को फिलहाल जो भी है, ये इन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बना दिए हमने, देश को जो है 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। इनको मैं बताना चाहता हूँ, आपकी डिबेट के माध्यम से ये बाद में सुनेंगे, या इनके जो प्रवक्ता हैं, जो मीडिया पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर इंजेक्शन एक था, उसके लिए लाइन लगती थी और 1-1 लाख 2-2 लाख तक बिके हैं इसी कोरोना काल में। ऑक्सीजन से लोग मर गए इसी कोरोना काल में। महंगाई से मध्यम वर्गीय जूझ रहा है। कोरोना बहाना देते हैं कि कोरोना काल के बाद जो इन्होंने जब जीएसटी एक दायरे में लाया था तो इन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर को भी जो है जीएसटी के दायरे में लाएंगे। लेकिन इतने दिन हो गया, ना उसका जवाब मिला, न कोई सवाल अगर करता है तो उनको इतना तेज बुरा लगता है, जैसे लगता है कि इनके जेब से पैसा निकाल ले रही हो जनता। अरे भाई साहब, आप जवाब देना सीखिए। ठीक है पिंटू यादव जी, जवाब दे ही पिंटू यादव जी, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा लड़ने को तैयार हो जाती है। देखिए शिल्पा जी, पूरी तरह से वानगी है, ये तो एकमात्र वानगी है। ये पूरा डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, लोकतंत्र के नाम पर पूरी तरह से डिक्टेटरशिप है। इनका जो है तानाशाही रवैया। पिंटू यादव जी, ये पहला मामला नहीं है, पहला मामला। अरे पिंटू यादव जी, ये पहला मामला नहीं है, पूरी 2 साल से हम सुन रहे हैं, तुम भी लगाते हो भाजपा प्रवक्ता हैं। ये तो हम लोगों की दुर्गति है
कि सपा कहती है भाजपा प्रवक्ता है, भाजपा कहते हैं विपक्ष के जिसको प्रवक्ता जो मुद्दा हो। ये सूट तो सुन करता सुन के है, हम ठीक है, कोई तो बात हाँ, नहीं है हाँ, लोकतंत्र में। सूट नहीं करता है तो भाई प्रवक्ता होने का आरोप लगा दिया जाए, कहीं ना कहीं ठप्पा लगा दिया जाए। ये पक्ष से भी हम सुनते हैं, विपक्ष से भी हम सुनते हैं। चलिए अब तो आदत सी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं सर, लेकिन हमारा फर्ज क्या है वो हम जानते हैं, हमारा काम क्या है वो हम जानते हैं, वो लगातार हम करते रहेंगे। चलिए अब मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक, कैसे होगा सर फिर काम, कैसे चल पाएगा काम? क्या ये आंकड़ों का अहंकार जो बीजेपी को हो गया है, महंगाई या तो है या तो नहीं है, और अगर है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है सरकार को? देखो, मैं इतना ही कहूंगा कि जो सरकार दम भरती है और जिस तरीके का जो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है सरकार को, बहुत दिन तक टिक नहीं पाती। और ये ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर के लिए सत्ता में आए हैं, ये जनता आपको बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। जब तक आप जनता की समस्याओं को समझोगे नहीं, मानोगे नहीं और उनका निराकरण नहीं कर पाओगे, तो ऐसे सरकार का सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं है। तमाम ऐसी सरकारें रही हैं, दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, केवल आलू प्याज के दाम बढ़ गए थे, उसी जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। 15 साल का उनका शासन था। तो ये बीजेपी न समझे कि हम 4 राज्यों में सरकार ले आए और ले आएंगे तो सरकार, तो जनता खुश है। जाकर के सर्वे कराइए, जनता के बीच जाकर जाइए, और सरकार का काम यह संतुलन बनाए रखना। आमदनी कितनी है व्यक्ति की, खर्चा कितना हो रहा है, यदि आप वो संतुलन नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है सब गड़बड़ा जाएगा। और आसपास के देशों से ये इस तरीके के समाचार आ रहे हैं कि केवल वो संतुलन बनाने में ही कामयाब नहीं हो पाए थे, खर्चे ज्यादा हो गए, कर्ज ज्यादा ले लिया, तो स्थिति है। तो ये समझना पड़ेगा, इस देश के लिए भी वही स्थिति है। सरकार लेकिन कब समझेगी महंगाई के मुद्दे को? क्योंकि जब समझेगी तभी तो उस पर कोई इलाज खोज पाएगी। प्रमोद गोस्वामी जी, फाइनल कमेंट्स आपका। नहीं, देखिए असल में मुझे लगता है कि जिस ढंग से तिवारी जी ने जिस ढंग की बात करी वो बड़ी अशोभनीय है। एंकर ने अगर आपसे या शिल्पा जी ने आपसे सिर्फ सवाल पूछा, महंगाई की बात हो रही है, बात खेत की हो रही है, आप खलियान में कूदे जा रहे हैं। मतलब स्थिति ये है कि अगर काने को काना कह दो तो चल रहा है, तो इस यथार्थ को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? महंगाई नहीं है, हो सकता है कि आपको महंगाई न नजर आ रही हो, लेकिन आम जनता मरी जा रही है। उसकी चिंता करनी चाहिए। आप सत्ता में हैं, सत्ता का नैतिक कर्तव्य है, और आप एंकर को और पत्रकारों को आप आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये तो बेशर्मी की हद है। ठीक है, गंभीरता के साथ सरकार को सोचना होगा, अपनी आंख नाक कान खोलकर इस पर काम करना होगा। सुब्रांश राय, 10 सेकंड्स यू आर हैविंग, फाइनल कमेंट जल्दी से सर। कैसे इस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? राह आसान नहीं रहने वाली। नहीं, देखिए शिल्पा जी, आज ना जब घर से व्यक्ति निकलता है ना, तो इनकम खत्म हो गई है और महंगाई की कोई सीमा नहीं है। और जो निरंकुशता नरेंद्र मोदी सरकार लगा रही है लोगों पे, क्योंकि पिछले 15 दिनों से विपक्ष यहाँ रोड पे धरना दे रहा है और न सुन रहे हैं न बात कर रहे हैं। ठीक है, हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं। और एक एक व्यक्ति की आवाज बुलंद करना हमारा फर्ज है। फर्ज कितना है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब ये महंगाई स्तर से ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ गई है। हाँ। अब इनकम बढ़ाइए, महंगाई बढ़ती है, कोई दर्द नहीं है। ठीक है, इनकम घट गई, आधी हो गई, और महंगाई हो गई 4 गुना। इनकम घटना तो दूर की बात है, लोगों की नौकरियां तक चली गई है और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंचते हुए। ठीक है, पिंटू यादव जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। सड़क से लेकर संसद तक महंगाई के इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे आप? देखिए शिल्पा जी, जो जनता की आवाज है, हम लोग बनते रहेंगे। सरकार नहीं सुनेगी, जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि ये जो घमंड है, जो अहंकार है, इनको ले डूबेगा। जो सुनने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, तो जनता सीधी सी बात है, जो महंगाई से जूझ रही जनता, जो बेरोजगारी से युवा जूझ रहे हैं, ये आने वाले समय में जवाब देंगे। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम करेंगे, और आने वाले समय में महंगाई के लिए बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार को इस बात को समझना होगा कि जो जनता अर्श पर बैठा सकती है, फर्श से उठाकर, अगर इसी तरह से अहंकार जारी रहा, महंगाई पर कोई कंट्रोल सरकार नहीं कर पाई, आम लोगों का जीना दुभर हो गया, तो उसी अर्श से फर्श पर लाने में भी जनता को ज्यादा समय लगेगा नहीं। विपक्ष को कितना भी कोसते रहिए, जनता की जिस दिन आंखें खुल गई उस दिन आपको कोई नहीं बचा पाएगा। सोचिएगा, समझिएगा, उसके हिसाब से आगे एक्शन लीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।